इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु का भी जो आपका कॉन्सेप्ट है वो इसी आर्टिकल 21 में ही समाहित है। जैसे उसे क्या बोलते हैं, यूथनेसिया, उसे क्या बोलते हैं, यूथनेसिया। यूथनेसिया का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज होता है कोमा में चला गया, कोमा के पार चला गया है, तो मतलब अब वो जीने लायक नहीं रह गया। जब वो जीने लायक नहीं रहेगा तो उसकी इच्छा होती कि हम इच्छा मृत्यु ले लें। पहले ये नहीं हुआ करता था, अब आ गया यूथनेसिया। यूथनेसिया दो तरह का होता है, एक्टिव यूथनेसिया और दूसरा होता है पैसिव यूथनेसिया। अगर हमको आप गिरफ्तार कर लिए 24 घंटे के अंदर अंदर, आने जाने का समय छोड़ करके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको हमको क्या देना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट यानी कि जो दंडाधिकारी है, जो दंड देने का अधिकार रखता है, उसके सामने पेश करेंगे। क्यों? क्योंकि पुलिस को न्याय करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, बिना अपराध हुए भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये संरक्षण वहीं पे खत्म हो जाएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे ही आएगा। तो उसके संबंधित कुछ कानून है, जैसे रासुका, रासुका पूरे देश में लागू है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं सौरभ पांडे आपका निखिल क्लासेस में स्वागत करता हूं। और अभी इससे पहले जो हम लोग चैप्टर देखे थे वो मूल अधिकार का भाग 1 था, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1 था। अब हम लोग देखेंगे मूल अधिकार का पार्ट 2, जो हिस्सा बचा हुआ रह गया, ठीक है। इसी पार्ट में हम इसको खत्म कर देंगे। 2 पार्ट लगेगा फंडामेंटल राइट, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आपके यहां बनते हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए आप, आर्टिकल 16 तक उसमें हो चुका है, ठीक है। आर्टिकल 16, 16(4), 16(5), ठीक है, चीजें हो चुकी थी। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में क्या कहा गया, अस्पृश्यता का अंत, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्य कौन है? अस्पृश्य का मतलब यह होता है कि जिसको छूना नहीं है वो क्या हो जाता है, अस्पृश्य। यानी कि किसी को छुआछूत और ये जो चीजें होती हैं इसके आधार पर विभेद करना कि नहीं भाई आप दूर रहो, दूर बैठो हमसे, ये चीजें ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान है और आप भी इंसान है, ठीक है। तो हमारे संविधान में साफ साफ कहा गया है कि अस्पृश्यता किसी भी हाल में, किसी भी चरण में, किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। छुआछूत आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है, कि वो अछूत है हम छूत हैं, ये नहीं। चलिए, आर्टिकल 17 में ये इसको बैन किया गया है, अबोलिशन हो गया इसका। आर्टिकल 18 में क्या किया गया है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। उपाधि जैसे हमको मिल गई कि राजा की उपाधि, या पहले मिलता था अंग्रेजों के टाइम में नाइटहुड की उपाधि, सर की उपाधि। यानी ये क्या दिखाता है, नाइटहुड है वो सर हैं, यानी कि वो श्रेष्ठ हैं, वो सुपीरियर हैं। तो सुपीरियर और इंफीरियर का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में नहीं है। इस तरीके से सभी लोग समान है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई घटिया नहीं है। तो इसके कारण से संविधान में एक ये भी प्रोविजन डाल दिया गया आर्टिकल 18 में कि उपाधियां हमारे यहां नहीं ले सकते हैं, कोई नहीं दी जाएगी, ठीक है। कुछ चीजें हैं जैसे कि टाइटल्स दिया जाता है, जैसे कि आपका सेना में परमवीर चक्र होता है, अशोक चक्र होता है, तो उसको छूट मिली हुई है। जो हमारे सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आपका क्या, भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो इन अवार्ड्स के लिए और सेना से संबंधित चीजों के लिए छूट दे दी गई है। और सारी चीजें, कोई भी आपको उपाधि नहीं ले सकते। विदेश से आपको कोई उपाधि मिल रही है तो उसको आपके प्रधान क्या नाम है, राष्ट्रपति से आपको एक अनुमति लेकर के तभी वो लेना पड़ेगा। हालांकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति अनुमति आपको दे देंगे, ये तो हमारे देश की गौरव की बात होगी कि कोई विदेश से आप कोई सम्मान पाए तो दे देते हैं। लेकिन फिर भी ये क्लास डाला गया है कि आप राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई अवार्ड जाकर के विदेश में ले सकते हैं। तो इस कारण से सभी को समान रूप से देखने के लिए उपाधियों का भी आर्टिकल 18 से क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 क्या कहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का संरक्षण, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो अभिव्यक्ति की आजादी है, जो बोलने की स्वतंत्रता है, उसके संबंध में हमको कुछ अधिकार दिए गए, ठीक है, अभिव्यक्त करने के। तो क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, तो 19A है, आर्टिकल 19A में क्या क्या गया, बोलने की आजादी है। हम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी को, हर कोई को कुछ भी बोलने की आजादी है, लेकिन उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि आप देश की अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते, एकता और अखंडता के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, देश की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। तीसरा क्या कंडीशन है कि आपको
एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा के खिलाफ। और एक चीज कि कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, उसके खिलाफ मतलब कानून व्यवस्था को भंग करने के खिलाफ भी आप नहीं बोल सकते हैं। देश की एकता, अखंडता, देश की सुरक्षा और तीसरा कानून व्यवस्था भंग करने के नाम पर, इनको भंग करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, इसके अलावा आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बोलने की आजादी हमको दी गई है। 19B में क्या कहा गया? शांतिपूर्ण एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। जैसे 19A के तहत मान लीजिए सरकार भर्ती नहीं दे रही है, हम जाके खूब चिल्ला रहे हैं, कहां पे? यूट्यूब पे चिल्ला रहे हैं, फेसबुक पे चिल्ला रहे हैं, ट्विटर पे कैंपेन चला रहे हैं, तो सरकार सुन नहीं रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर? इस तरीके समझिएगा। 19B में क्या दिया गया है कि शांतिपूर्ण एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता मिली हुई है हमको। जैसे अभी NTPC रेलवे के बच्चे जाकर के आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित हो सकते कहीं भी और सभा भी कर सकते हैं, लोगों को एड्रेस भी कर सकते हैं, ये हमको स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन जैसे ही वो शांतिपूर्ण, ये टर्म को समझिएगा, वो पीसफुली होना चाहिए। ठीक है, पीसफुल असेंबल और पीसफुल असेंबल होने का अधिकार जो है वो शांतिपूर्ण होना। जैसे अभी हाल ही में उसी में NTPC या ग्रुप डी के आंदोलन में देखिए 1-2 जगह ट्रेन वगैरह फूंक दी गई, तो जैसे ही आपका आंदोलन अहिंसा से हिंसा की तरफ बढ़ेगा, नॉन वायलेंस से वायलेंस की तरफ बढ़ेगा, सरकार उसको तुरंत दबा देगी। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर थे, उनके पीछे लाखों लाखों की भीड़ चलती थी। क्यों? क्योंकि उसको सरकार नहीं दबा सकती है, उसके पीछे बहुत सारे हमारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो वॉच करते हैं, ये देखिए ऐसे हो रहा है, वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार उनको दबा रही है। हिंसा नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता दिया गया 19B में। 19C में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता भी है आपको। मान लीजिए उसी आजादी के लिए लड़ रहे हैं और कोई बोल भी दिए, चिल्ला भी दिए, एकत्र भी हो गए, सभा भी कर ली, तब भी कोई नहीं सुन रहा है, तो आपके पास क्या अधिकार है कि आप संघ भी बना सकते हैं। जैसे छात्र संघ प्रतियोगी मोर्चा है, युवा मंच का मोर्चा है, ये जो मोर्चे हैं ये क्या करते हैं? वैकेंसी को लाने में, उन चीजों में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। जैसे अभी TGT PGT के लिए लगे हुए लोग, या फिर प्राइमरी भर्ती के लिए लोग लगे हुए हैं, या फिर आपका UPSSC को आयोग का वो क्या नाम है, जो मुख्यालय है वो लखनऊ से इलाहाबाद लाने के लिए, प्रयागराज लाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आपके संघ होते हैं वो भी कोशिश करते हैं, वो हमारे प्रेशर ग्रुप्स की तरह होते हैं सरकार पर। संघ बनाने की स्वतंत्रता भी दी गई है आर्टिकल 19C में। 19D में क्या कहा गया है? देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। अब मान लीजिए संघ भी बन गया तो उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घर पे बैठ के प्रचार प्रसार होगा। तो इसी तरीके से आपको D भी दे दिया गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में जाइए, अपना आवागमन कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं, सब चीज की आजादी है। ठीक है, इसके बाद क्या है? 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, यानी रेजिडेंस का राइट्स है हमारे पास। कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, कहीं भी जाकर के अपना क्या कर सकते हैं? निवास कर सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं, घर मकान लेकर के बनवा सकते हैं, निवास कार्ड आराम से बन जाएगा। ठीक है, आपका जो निवास प्रमाण पत्र है बड़े आराम से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं एक राज्य में निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, फिर कहीं और भी उनकी जमीन होती है तो वहां उस राज्य से भी बनता है, जो कि सरकारी नौकरी लेने में आसानी रहती है। दूसरी चीज, ठीक है, यही चीज है। आगे बढ़ते हैं। 19F जो है वो हटा दिया गया था। 19F जो है वो हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के थ्रू, ये देखिए 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये दोनों में जगह जगह बहुत सारे चेंजेस किए गए। जो प्रोविजन आता जाएगा, जिन संविधान संशोधन के थ्रू रहेगा, मैं वो बताता जाऊंगा सन वाइज। 44वां संविधान संशोधन 1978 में 19F को क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया गया था। इस 19F में क्या था? संपत्ति रखने की स्वतंत्रता थी, यानी कोई कैप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीधा चाहे जितना हम संपत्ति रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इस चीज को रोकने के लिए 19F को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। 19F को कब हटा दिया गया? 1978 में 44वां संविधान संशोधन के थ्रू। 19G में क्या कहा गया है? कोई भी व्यापार या फिर आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यापार या आजीविका चलाने की स्वतंत्रता क्या मतलब है? हम कोई भी वाणिज्य व्यापार कर सकते हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता है ना। जैसे इस समय क्या है
कि पहले ये कहा जाता था कि पूजा पाठ कराना केवल ब्राह्मण परंपरा हुआ करती थी। आज आप समाज में देखेंगे तो बहुत तरह के लोग बहुत तरह के काम कर रहे हैं, ठीक है, पूजा पाठ भी कर रहे हैं। पहले कहा जाता था कि यादव जी ही बल्टा लेके जाएंगे दूध न पाने के लिए, लेकिन आज हर वर्ग से लोग काम कर रहे हैं उन चीजों को। तो किसी भी काम को करने की कोई बाध्यता नहीं, हर चीज की क्या है, स्वतंत्रता है। जो चीज आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं, आपके काम के अनुसार आपकी वर्ण डिसाइड होती है। आप अध्ययन और अध्यापन में अगर लगे हुए हैं तो आप ब्राह्मण परंपरा को जिएंगे, आप अगर सेना में रहे, पुलिस में है तो क्षत्रिय परंपरा को जी रहे हैं, ठीक है, किसी की सेवा कर रहे हैं तो शूद्र परंपरा को जी रहे हैं, दुकान व्यापार ये सब चीजें कर रहे हैं तो वैश्य परंपरा को जी रहे हैं। अब कर्म के बेसिस पर चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे क्या है कि आपका आर्टिकल 19 जो था, आर्टिकल 19A में क्या है आपका 19A में बोलने की स्वतंत्रता थी, ठीक है, 19A में। तो बोलने की स्वतंत्रता में आपका प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है, ठीक है। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो अलग से कहीं नहीं लिखा है, लेकिन वो भी 19A में ही आता है। उसको क्या बोलते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता। एक चीज और 19A में आता है, सूचना का अधिकार। RTI जो है हम लोग ये लेते हैं संविधान के किस आर्टिकल का है, तो वो भी 19A का है, 19A का है, जो कि बोलने की स्वतंत्रता लिखे आप लोग ऊपर, उसके ऊपर लिख लीजिएगा ये दोनों, प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार। और एक चीज और, जो भी हम लोग ध्वज अपना फहराते हैं, घर पे फहरा सकते हैं, वो भी माना गया है कि 19A का ही पार्ट है। तो इसको लिखे चाहे मत लिखे, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन इन दोनों को लिखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार आपका किसमें है, 19A में है। अब आते हैं 19 आर्टिकल खत्म, आर्टिकल 19 खत्म। अब आर्टिकल 20 है आपका। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी अगर कोई प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का क्या मतलब है कि अगर कोई अपराध कर दिए हैं, पहली बात कि पहले तो कोई अपराध मत करिएगा, ठीक है, अपने जीवन में कोई अपराध मत करिए। और अगर अपराध हो गया तो उसके संबंध में कुछ संरक्षण दिया गया है। अगर अपराध हो गया है संरक्षण दिया गया है। क्या संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 20 में, कि अगर कोई अपराध कर रहा है तो एक अपराध का केवल एक बार सजा हो। जैसे मान लीजिए हम किसी का सर फोड़ दिए तो उसकी सजा केवल एक बार मिलनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि उसका सजा एक बार दे दिया गया फिर से वो आ गया तो फिर से नहीं, एक अपराध की केवल एक बार सजा मिले। दूसरी चीज, उस समय जो कानून हो उसी के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। अगर जब हमने अपराध किया तो उस समय जो कानून है उसी के अनुसार सजा मिली। ये नहीं कि बाद में कोई दूसरा कानून, नया कानून आप लेते आए उसके बाद फिर उसके अनुसार हमको सजा दे। जैसे इसका सिंपल सा एक उदाहरण है, बहुत पॉपुलर केस है निर्भया केस। निर्भया केस में क्या था कि जो भी कन्विक्शन वो थे, अपराधी थे, उस समय जब केस, ये 2012 दिसंबर की घटना है, उस समय जब रेप का केस हुआ था दिल्ली में, तो उस समय क्या था, अपराध की सजा फांसी नहीं थी। यानी रेप की सजा क्या थी, फांसी नहीं थी। तो उस समय जो कानून था और बाद में सरकार ला करके उनको रेप की सजा क्या कर दी, फांसी दे दी, यानी कि कैपिटल सेंटेंस दे दी, यानी कि मृत्युदंड कर दिया। तो उनके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ कि नहीं, क्योंकि आपका फंडामेंटल आर्टिकल 20 का 2 क्या कहता है, उस समय का जो कानून हो उसी के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, उसी के अनुसार। तो जब अगर इसमें गलती किसकी है, उनको फांसी होने के पीछे गलती किसकी है, गलती सरकार की है। सरकार को ये सब ऐसे मामले हैं, इस पे सेंसिटिविटी, जो घटना होने के बाद आप सेंसिटिविटी जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, घटना होने के बाद सरकारें जागती हैं। जबकि सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि घटना से पहले प्रोएक्टिवली किसी काम को करे कि नहीं ये चीज ऐसे है। तो जैसे आजकल देख रहे होंगे कि कई बैंक में धोखाधड़ी हो रही है, तो कहीं बैंक में जैसे ही बैंक की धोखाधड़ी हो रही तो उस लूप होल को गवर्नमेंट ठीक कर दे रही। उसके बाद जाकर के जो धोखा देने वाला है वो मार्केट में कर रहा है, चाहे वो क्या नाम है, मनी मार्केट में कर देगा, कैपिटल मार्केट में कर देगा, शेयर मार्केट में गड़बड़ी कर रहा है। तो जितने लूप होल्स हैं गवर्नमेंट प्रोएक्टिव होकर के उसको ठीक नहीं कर रही है। जैसे जैसे घटना हो रही है, जैसे अलग अलग मार्केट में, उसमें सुधार लेके आ रही है ना। जिस तरीके से आप देखे होंगे कि सिस्टम में विंडोज या फिर किसी भी ऐप आपके मोबाइल में है, उसका समय समय पर कंपनी क्या करती है, अपडेशन करती है, अपडेट करने को बोलती है। क्यों? क्योंकि कुछ लूप होल्स कंपनी खुद से पकड़ लेती है, तो उसको अपडेट कर दीजिए। खास करके आप लोग स्वयं के लिए आपके बता दें, कोई भी पेमेंट
ऐप आप रखें, चाहे फोन पे हो, पेटीएम हो, गूगल पे हो, इन सबको जरूर जैसे ही अगर अपडेशन का आपके पे नोटिफिकेशन आता है तुरंत अपडेट किया करिए, क्योंकि ये पैसों का मामला होता है इन ऐप्स में और इनको तुरंत अपडेट, यानी अपडेट का मतलब हो रहा कोई सिक्योरिटी लूपहोल्स था उनमें अपडेशन कर दिया है वो ऐप का जो मालिक है, कर दिया तो हम भी कर दें उसको, ताकि सिक्योरिटी लूपहोल्स हमको न कल को उसके न करेंगे तो उसके कारण से कोई गड़बड़ी हो सकती है, हमारे अकाउंट से पैसा जा सकता है, बहुत सारे हैकर्स हैं। तो इसी तरीके से सरकार को प्रोएक्टिव हो करके किसी चीज के लिए कानून बनाना चाहिए, न कि घटना होने के बाद। तो क्योंकि किसी भी नागरिक का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स इस कदर है कि नागरिक को फांसी न हो, उसके लिए सारे चीजें प्रूफ हो जाएं, उसके बाद भी एक मौका देता है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा करेंगे। राष्ट्रपति के पास पार्डन जो भेजा जाता है कि क्षमादान के लिए। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी घटना से पहले उससे संबंधित कानून अच्छे से आ जाए। तो कोई भी अपराध अगर आपसे हो गया है तो एक बार सजा मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, जब अपराध किए तो उस समय जो कानून है उसी के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, ये हमको संरक्षण मिला हुआ है। दूसरा चीज, लेकिन निर्भया केस में इसका उल्लंघन किया गया है, आर्टिकल 20 का दूसरा जो है। इसके बाद क्या है आपका, किसी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने को बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी हम अपने ही खिलाफ ये नहीं कहेंगे कि हमने ये किया है, यानी हम ही को गवाह मत बना दीजिए, गवाह किसी और को बनाइए कि हमने ये गलत किया है, अपराध किया है, ये गवाह कोई दूसरा होना चाहिए। हम ही से जबरदस्ती, जैसे क्या करती है पुलिस, जबरदस्ती गवाही दिलवा देती है। जैसे क्या था, अभी अगर आप लोग शायद थोड़ा सा जानकारी में हो, रेयान इंटरनेशनल स्कूल में एक घटना हुई थी, तो उसमें पुलिस क्या करती है, मारपीट करके, एक बच्चे का इसी तरीके का घटना हुआ था, बच्चे को मारपीट करके पुलिस क्या कर दी, कंडक्टर से कबुलवा ली जबरदस्ती कि हमने ये किया है, और बाद में प्रॉपर सीबीआई की जांच होती है तो पता लगता है कि ये कंडक्टर कहाँ था, इसमें नहीं था। तो इस तरीके से पुलिस जो होती है वो दबाव बनाने की कोशिश करती है, अपराधी को स्वयं के खिलाफ ही गवाही देने को लिए बाध्य कर देती है। तो हमको जबकि ये संरक्षण मिला है, हम कल को उठ के कह सकते हैं कि हमको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 20 में सबसेक्शन 3 में कहा गया है, और 22 में क्या कहा गया है, जो कानून है उसी के अनुसार सजा, और एक बार के लिए एक बार सजा, एक अपराध के लिए एक बार सजा। अब आते हैं आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता इसको कहा जाता है। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 21 में। हमको जीना है, इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है, हमारा फंडामेंटल राइट है ना। यहां तक कि सेल्फ डिफेंस में आप किसी को जान भी ले सकते हैं, अगर आपकी कोई हत्या करने की कोशिश कर रहा है तो उस दौरान आप, अगर आपके पास बंदूक है, लाइसेंसी हथियार है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो हम किस कानून का पालन करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती है। इसके अलावा इच्छा मृत्यु का भी जो आपका कॉन्सेप्ट है वो इसी आर्टिकल 21 में ही समाहित है। जैसे उसे क्या बोलते हैं, यूथनेसिया, उसे क्या बोलते हैं, यूथनेसिया। यूथनेसिया का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज होता है कोमा में चला गया, कोमा के पार चला गया है, तो मतलब अब वो जीने लायक नहीं रह गया है। जब वो जीने लायक नहीं रहेगा तो उसकी इच्छा होती कि हम इच्छा मृत्यु ले लें। पहले ये नहीं हुआ करता था, अब आ गया यूथनेसिया। यूथनेसिया दो तरह का होता है, एक्टिव यूथनेसिया और दूसरा होता है पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया क्या होता है कि हम चाहते हैं मरना, तो हमको जैसे मान लीजिए कोई वृद्ध है, अपना लिख के चले गए, जैसे संपत्ति होती है ना, संपत्तियों का बंटवारा के लिए पहले से अपना इच्छा जाहिर करके विल लिख के जाते हैं लोग कि हमारे मरने के बाद इनको मिल जाए। इसी तरीके से किसी को अगर इच्छा मृत्यु, वो कह देते हैं कि कल को हमको दिक्कत होती है, स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ होता है, तो उसमें क्या करिएगा आप, हमको यूथनेसिया दे दीजिए। यूथनेसिया क्या, इच्छा मृत्यु। तो इंडिया में एक्टिव यूथनेसिया अलाउड नहीं है, केवल पैसिव यूथनेसिया अलाउड है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ही उसको किया जाता है, ठीक है। तो पैसिव यूथनेसिया में क्या होता है कि आपका, जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटलाइज हैं आप, और उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाया जाएगा। आपको जिंदा रखने के लिए जो उपकरण हॉस्पिटल में लगे हुए हैं उसको धीरे धीरे हटा लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने विल में लिख दिया है कि हम इस स्टेज में जाएंगे, कोमा वाले स्टेज में जाएंगे, तो हमको यूथनेसिया दे दीजिएगा। तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाता, तो उसे क्या कहा जाता है, पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया क्या होता है कि कोई इंजेक्शन दे करके, कोई या कुछ दे करके एक्टिवली उनको जान से छोड़ दिया जाएगा, यानी कि क्या किया जाएगा,
तो उसके बाद उनका मतलब ये होता है कि उनकी लीला वहीं समाप्त अगर करना है तो एक्टिवली आप कोई इंजेक्शन दे दीजिए, कोई दवा दे दीजिए, तो वो एक्टिव यूथनेसिया हो जाता है। पैसिव यूथनेसिया क्या है कि हॉस्पिटल में कोई भी, जितने भी उपकरण हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट के सिस्टम लगे हुए हैं उनको धीरे धीरे हटा लेना ही पैसिव यूथनेसिया है। तो हमारे यहाँ पैसिव यूथनेसिया है, यानी इच्छा मृत्यु की पैसिव यूथनेसिया हमारे यहाँ अलाउड है। आर्टिकल 21 में ये भी आता है। आर्टिकल 22 22 आर्टिकल 22वां अनुच्छेद में क्या कहा गया है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। हमको कोई गिरफ्तार करने आता है उसके संबंध में भी हमारे पास संरक्षण है। कैसा संरक्षण है, कैसा संरक्षण है, तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। यानी अगर हमारे दरवाजे पे कोई आएगा तो हम गेट नहीं खोलेंगे, बाहर से ही पहले आप बताइए क्यों आए। अगर गिरफ्तार करने आए तो किस कारण से गिरफ्तार करने आए, हमको अरेस्ट वारंट दिखाइए, ये आपका अधिकार है, ठीक है। ये हमको संरक्षण मिला हुआ है आर्टिकल 22 के 1 में। इसके बाद दूसरा क्या है, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। अगर हमको आप गिरफ्तार कर लिए, 24 घंटे के अंदर अंदर, आने जाने का समय छोड़ करके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको हमको क्या देना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट यानी कि जो दंडाधिकारी है, जो दंड देने का अधिकार रखता है, उसके सामने पेश करेंगे। क्यों, क्योंकि पुलिस को न्याय करने का अधिकार नहीं है, जिसको अथॉरिटी है उसी के सामने 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, ये भी हमको संरक्षण मिला हुआ है, यानी कि ये नहीं कि पुलिस मनमानी रहेगी तो ले जाकर के 10 दिन आपको उसी रिमांड में लेती रहेगी, तो आपके मूल अधिकारों का हनन होगा। तो मूल अधिकारों का हनन ना हो इसलिए दंडाधिकारी के सामने 24 घंटे का वो दिया जाएगा, भीतर पेश करना पड़ेगा। पसंद के वकील के सलाह का अधिकार, एक और संरक्षण है कि तुरंत हमको क्या करना होगा, वकील से सलाह लेने के लिए भी हमको पूरा अधिकार है, हम अपने पसंद के वकील को बुला सकते हैं। ये हमको गिरफ्तारी हो जाने की दिशा में, गिरफ्तारी हो जाने पर हमको संरक्षण मिला है। कौन कौन सा, कि गिरफ्तारी का कारण बताइए पहले, दूसरा 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने लाइए, तीसरी चीज वकील से सलाह लेने का अधिकार कि ऐसी बात हो गई है, लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, इस संबंध में हमको क्या करना चाहिए, वकील से सलाह लिया जाता है। तो ये जो संरक्षण है इसके कुछ अपवाद भी हैं। आर्टिकल 22 के कुछ अपवाद है, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है, निवारक निरोध, निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी कभी कभी क्या होता है कि सरकार को लगता है कि ये आदमी कल को हमको दिक्कत कर सकता, कल को समाज के लिए, पुलिस को लगेगा कि ये आदमी समाज के लिए दिक्कत कर सकता है, परेशानी कर सकता है, तो उसको शक के आधार पर कि वो राज्य की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था, सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकता है, इसलिए उसको पहले ही बिना अपराध करने से पहले शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे चुनाव उनाव होता है तो देखेंगे कुछ लोग हिट लिस्ट में होते हैं, हर थाना चौकी के अंडर में। कहा जाता है ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा, यानी आप बदनाम हो गए कि आप कहीं दंगा करते हैं तो कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं, तो कहीं उस अपराधी की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो पुलिस के आप नजर में रहेंगे, आप गुंडा एक्ट के अंदर रहेंगे, तो सरकार देखेगी चुनाव उनाव आता है तो उनको भीतर कर लेती है, भैया कुछ समय के लिए अंदर रहिए आप, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लग गया, अपराध नहीं किया लेकिन चांस है कि ऐसे लोग अपराध में शामिल रहे हैं पिछले रिकॉर्ड में, तो कल को कर सकते हैं। देखेंगे चुनाव के समय अधिक हथियार वगैरह भी जमा हो जाता है इसी कारण से। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मैक्सिमम 3 महीने का हो सकता है, अधिकतम कितने महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है। और 3 महीने से ज्यादा अगर रखना हो तो पुलिस को किसकी लेनी पड़ेगी अनुमति, एडवाइजरी बोर्ड की, सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेकर के ही 3 महीने से अधिक पुलिस उनको रख सकती है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, बिना अपराध हुए भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ये संरक्षण वहीं पे खत्म हो जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे ही आएगा। तो उसके संबंधित कुछ कानून है, जैसे रासुका, रासुका पूरे देश में लागू है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। रासुका का मतलब क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में आया था कि इस आधार पर रासुका से पहले उनको अरेस्ट कर लेंगे, रासुका लगा करके, सुने होंगे आप लोग। और एक और कानून है टाडा, टाडा 1985 से लेकर के 1985 से 1990 में लागू था, जो कि कहां था, पंजाब में लागू हुआ था। टाडा का मतलब क्या है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव प्रिवेंशन एक्ट, टाडा।
1985 से 90 में पंजाब में लागू हुआ था। यानी कि जो पंजाब में थोड़ा 85 से 90 का काल, मतलब जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 84 में, उसके बाद बहुत ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी और ये सारी चीजें चल रही थी वहां पे। तो एक नया कानून लाया गया था, टाडा, टेररिस्ट एक्टिविटी एंड डिसरप्टिव प्रिवेंशन एक्ट 1985 से 90 तक पंजाब में लागू था, कि अशांति जो थी उसको रोकने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी हो रही थी उसी समय। इसके बाद पोटा है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2001 में आया था। और इसमें क्या है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, यानी जो टेररिस्ट ग्रुप है, आतंकवादी समूह है, उन पे बैन लगाने के लिए पोटा के थ्रू ही आतंकवादी समूहों पर क्या लगाया जाता है, बैन लगाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपके जो कि अपवाद है, जो कि एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है किसके, आर्टिकल 22 के। निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है, मैक्सिमम 3 महीने का हो सकता है। उससे ज्यादा अगर निरोध करना है यानी कि आपको गिरफ्तार करना है तो एडवाइजरी बोर्ड यानी सलाहकार बोर्ड की अनुमति लेनी होगी। और ये निवारक निरोध सुरक्षा और कानून व्यवस्था के भंग करने के शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। रासुका 1980 में आया था देश में, टाडा आया था 85 से 90, पोटा आया था 2001 में। ठीक है, तो इसके बाद मित्रों आर्टिकल 21 के बाद 21A भूल गए थे, तो 21A देख लेते हैं क्या है, उसके बाद फिर हम आर्टिकल 23 में बढ़ेंगे। ठीक है, तो 21A, आर्टिकल 21A में RTE है, राइट टू एजुकेशन का वर्णन है। किसका वर्णन है, राइट टू एजुकेशन का वर्णन है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21A में, 21A में। कब जोड़ा गया था, तो 2002 में ये शिक्षा का अधिकार। देखिए जैसे आर्टिकल 21 था तो मूल संविधान का पार्ट है, जैसे उसमें ABCD लग जाए यानी कि वो नया जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया। तो आर्टिकल 2002 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया था कि 6 से लेकर के 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जो शिक्षा है उनको कैसे मिलनी चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। आज देखेंगे प्राथमिक विद्यालयों में, प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में कोई भी फीस नहीं लगती है। क्यों, क्योंकि बच्चों का ये मूल अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के जो भी हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जरूरत है। ठीक है, चाहे वो कहीं भी हो, घर की हालत कुछ भी हो, कैसा भी हो, किसी भी स्कूल में आपकी जिम्मेदारी, अगर कहीं देखते हैं ऐसे बच्चे को, अगर उसकी पढ़ने की इच्छा है किसी विद्यालय में दाखिला करवा लीजिए, क्योंकि वहां कोई पैसा नहीं लगना है। यहाँ तक कि अब इससे भी एक कदम आगे बढ़ करके सरकार उनको मिड डे मील यानी पौष्टिक आहार भी दे रही है। इसके अलावा उनको ड्रेस मिलता है, जूता मिलता है, कपड़ा मिलता है, बस पढ़ाई को छोड़ करके सारी चीजें मिलती है वहां पे। ठीक है, तो हालांकि गवर्नमेंट दिन पर दिन प्रयास कर रही है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। तो आर्टिकल 21A RTE है, 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए। तो इससे संबंधित एक कानून भी बनाया गया जिसका क्या नाम है, शिक्षा का अधिकार कानून, राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE एक्ट। कब बना था एक्ट, 2009 में बना था। ये सारे जो प्रोविजन अभी बताया कि सब कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, मिड डे मील वगैरह सब कुछ, ये 2009 में RTE एक्ट के थ्रू आता है। और ये एक्ट जो कानून है वो 1 अप्रैल 2010 से लागू है। RTE एक्ट कब से लागू है, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू है। एक्ट कब आया था, 2009 में आया था। संविधान का 21A संविधान संशोधन, संविधान का आर्टिकल 21A कब जोड़ा गया था, यानी RTE 86वां संविधान संशोधन 2002, याद रखिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 23, आर्टिकल 23वां अनुच्छेद क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। ठीक है, मानव के दुर्व्यापार, दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है, मानव का खरीद बिक्री। जैसे दिल्ली उल्ली ऐसे बड़े शहरों में, पर्टिकुलर सिटी की बात नहीं है, किसी भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या होता है कि वहां पे आदमी दूर ही खड़ा, उसको पता नहीं उसके खरीद बिक्री की बात चल रही है, वो कह रहे हैं इतना ले लीजिए, वो कह रहे हैं उतना नहीं, इतना ठीक नहीं है। ले जाकर के लोग क्या करवाते हैं, बेगारी करवाते हैं। ले जाकर के लोग क्या कराते हैं, बेगारी। बेगारी का मतलब बिना पैसे का मेहनत करवाना। ठीक है, वो होता है, बंधुआ मजदूरी होता है। तो मानव के दुर्व्यापार का निषेध किया गया। दूसरे बलात् श्रम यानी बेगारी का, बेगारी का मतलब क्या होता है,
विदाउट पेइंग, बिना पैसे का उनको क्या करना है, केवल काम कराना है, बलात् श्रम वो होता है, ठीक है, बेगारी। तो ये सब चीजें कहाँ निषेध कर दी गई, नहीं हो सकता इस तरीके के ये, क्योंकि ये मानवाधिकार का क्या करता है, हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, ठीक है। इससे संबंधित कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे व्यक्तिगत मूल अधिकार का हनन कर रहा है। आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। जो भी 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको खानों, कारखानों, फैक्ट्रीज, इन सब में काम करने, वो भी हजारडस जो काम है उनमें क्या करना है, बैन किया गया है। 14 साल से कम के बच्चों की क्या जिम्मेदारी है, पढ़ने की, वो पढ़ेंगे, अभी काम करना है, छोटा मोटा अपना आसपास कहीं देख करके घर के काम कर सकते हैं इन चीज़ों पर, लेकिन जो भी आपके हजारडस एक्टिविटीज हैं, खानों, कारखानों में, फैक्ट्रीज वगैरह में नहीं काम करना था। 14 साल से कम के बच्चे जो हैं अगर ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, बाल श्रम के अंतर्गत आएगा, जो कि क्राइम होता है। तो निषेध किया गया कि छोटे बच्चों का आर्टिकल 24 में निषेध किया गया कि वो कहीं काम नहीं कर सकते। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है, अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की, प्रचार करने की स्वतंत्रता। एक नागरिक जो है उसको क्या है, अपने धर्म के अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, धर्म के अनुसार आचरण करने की, धर्म के अनुसार प्रचार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। अपने अंदर किसी भी तरीके से धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है, और धर्म को मान सकते हैं, अबाध रूप से कोई रोक नहीं है उसमें, आचरण भी उसी के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी आप कर सकते हैं, उसकी पूरी स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म का कोई भी हो, ये उसका क्या है, मौलिक अधिकार है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 25 में। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक शुरू हो जाती है, तो 25 में क्या है, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। इसके बाद आर्टिकल 26 है। आर्टिकल 26 में क्या करता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, अपने धार्मिक कार्यों को आपको बखूबी कर सकते हैं, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं, इसकी पूरी स्वतंत्रता देता है स्टेट, यानी देश अपने नागरिकों को धार्मिक कार्यों को प्रबंध कर सकते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है, धार्मिक विशेष को प्रोत्साहन के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता। फ्रीडम एज टू टैक्सेस, फ्रीडम एज टू टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी धर्म के धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता, यानी कोई हमसे टैक्स मांग रहा है कि भैया हमको ये काम करना है, जैसे मान लीजिए सिंपल सा उदाहरण, कोई गांव में रामलीला वगैरह होता है या कोई भी कार्यक्रम होता है, सरस्वती पूजा या फिर आपका कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आपको उसमें चंदा लगता है, चंदा लेने आपके घर पे आएंगे और 500 रुपए का रसीद काट के चले जाएंगे, तो क्या वो आपको देने के लिए आप बाध्य हैं, मतलब आप बाइंडिंग हैं, आप ये बाइंडिंग नहीं है, 500 का काट के गए, लेकिन वो लोग भी, उनको भी इस आर्टिकल 27 का अध्ययन किए हुए थे, जो चंदा काटने वाले होते हैं, वो भी बार बार ये आपसे कहेंगे कि यथाशक्ति, यानी 500 का काट के जा रहे हैं, लेकिन ये आपको बाइंडिंग नहीं है, यथाशक्ति, सुने होंगे आप लोग, यथाशक्ति के अनुसार आपके अंदर जो चंदा हो वो दे दिया करिए, दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाइंडिंग नहीं होगा, किसी भी धर्म के विशेष के प्रोत्साहन के लिए किसी प्रकार का कोई टैक्स लेता, कुछ लेता है, जबरदस्ती नहीं कर सकता, हमारे पास जो रहेगा, अगर हम चाहते हैं तो दे दें, नहीं चाहते तो कुछ भी नहीं देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को कहां चर्चा की गई है, 27 में आर्टिकल, ठीक है। धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए भुगतान की स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 में क्या होता है, राज्य निधि से पोषित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अगर दी जाती है तो वहां हमें उपस्थित होने की स्वतंत्रता रहेगी, यानी कोई जबरदस्ती बैठा के नहीं, धार्मिक शिक्षा कोई भी राज्य निधि से पोषित, यानी कोई सरकारी संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है, वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जाने लगे और हम उठ के जाने लगे तो हमको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। पहली चीज की दी नहीं जानी चाहिए धार्मिक शिक्षा, अगर दी जा रही है तो हमको सुनने के लिए हम बाध्य नहीं है वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि नहीं दी जानी चाहिए, ये राज्य का कर्तव्य है, ये डीपीएसपी में बताया जाएगा, डीपीएसपी में। लेकिन यहाँ मूल अधिकार ये नागरिकों के अधिकार को बताता है, मूल अधिकार किसके अधिकार के लिए, हमारे अधिकार के लिए। तो यहाँ हमारी चर्चा की गई कि हमको बैठने की वहां स्वतंत्र, पहली बात कि दी नहीं जाएगी धार्मिक शिक्षा,
सरकारी संस्थानों में अगर दी जाती है तो हम वहां बैठने के लिए बाध्य नहीं है। ये किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 28 में, 28 में, ठीक है। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि हमको उपस्थिति की, अटेंडेंस की क्या है? फ्रीडम है। अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, धार्मिक शिक्षा दी जा रही है किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, ठीक है। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, वो डीपीएसपी का मैटर है, लेकिन हम वहां रहे न रहे, हम ग्रहण करें, हमको जबरदस्ती नहीं बैठाएंगे वहां कि नहीं बैठिए सुनिए, नहीं, ये हमारी स्वतंत्रता है, ठीक है। आर्टिकल 28 में कहा गया, क्यों? क्योंकि मूल अधिकार बात करता है केवल हमारे नागरिकों के अधिकार की, तो वहां हमारी बात कह दी गई है कि हमको जबरदस्ती नहीं बैठाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद क्या है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा खिंच रहा था, तो इसको यहीं रोकते हैं। इसका अब अगले पार्ट में इसको ख़त्म कर देंगे, फंडामेंटल राइट को 3 पार्ट में ये हो जाएगा, तो इससे आधा घंटे का रहेगा, जिससे देखने में भी आसानी रहेगी, इसीलिए रोक दे रहे हैं यहीं पे। और इसका फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तीसरा का भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, और क्या नाम है, ठीक है, थैंक यू।